हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका परफेक्शन आईएएस के यूट्यूब चैनल में। और हम एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज़ में एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज़ का ये चौथा लेक्चर होने वाला है। हमने सबसे पहले क्लास 6 के साइंस के एनसीईआरटी को क्वेश्चन को सॉल्व किया। 7 के जो भी वीडियोस आए थे, 2 वीडियोस आए थे, उसमें साइंस के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूँ। तो 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं। ये चौथा वीडियो होगा जहाँ पे हम क्लास 8 के साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये भी वीडियो 2 पार्ट में आएगा। ये पहला पार्ट है और इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आएगा। तो आप ऑलरेडी क्लास 6 और 7 के वीडियोस अगर देखे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि जो बीपीएससी के क्वेश्चंस है कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनसीईआरटी से बनाए जा रहे हैं। तो आप इस सीरीज को जरूर कंटिन्यू रखिए। मैं भी इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। और जैसे कुछ डिमांड आ रहा है कि ज्योग्राफी के और ज्योग्राफी का तो स्पेशली डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, 13 to 14 क्वेश्चन जो आए हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आए हैं। तो साइंस के सीरीज को खत्म करने के बाद हम कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी के सीरीज को भी कंटिन्यू किया जाए और आपके पास अच्छे क्वेश्चंस को पहुंचाया जाए। तो चलो शुरू करते हैं और कमेंट सेक्शन में अपना मार्क्स बताओ और वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, तब तक हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो हम लोग खेत में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो हम वहां पे कुछ ऑर्गेनिक मैन्योर डालते हैं। तो ऑर्गेनिक मैन्योर का कौन सा फंक्शन इनमें से नहीं है या कौन सा स्टेटमेंट इनमें से जो हम बोलेंगे वो ऑर्गेनिक मैन्योर से रिलेटेड नहीं है। तो क्या ऑर्गेनिक मैन्योर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को बढ़ाता है, यानी जो सॉइल होता है उसको उसके जो पानी को रखने की जो क्षमता होती है, ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्या उसको ऑर्गेनिक मैन्योर इंक्रीज करता है? तो हाँ, ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या इट हैज अ बैलेंस ऑफ ऑल प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स, मतलब प्लांट को जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए क्या ऑर्गेनिक मैन्योर उसे प्रोवाइड करता है? तो हाँ, ये भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट था, क्या इट प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल। हाँ, तो ह्यूमस को भी ये प्रोवाइड करता है। लेकिन क्योंकि हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू में ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। तो जैसा गाइस मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, क्योंकि बीपीएससी अभी इस चीज को क्लियर नहीं की है कि ऑप्शंस 5 रहेंगे या 4 रहेंगे या नन ऑफ द अबव रहेगा नहीं। तो इसलिए देखो, ये सबसे डिफिकल्ट आई थिंक बीपीएससी कर सकती थी। तो हम जो सबसे डिफिकल्ट चीज है उसका अगर तैयारी करेंगे तो आसान वाला तो एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा, या आसान वाले जब ऑप्शंस आएंगे तो क्लियर जाएंगे। तो इसी तरीका से हम हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि जो नन ऑफ द अबव मोर देन अबव को भी एक ऑप्शन की तरह पॉजिटिवली ट्रीट किया जाए। तो इसका स्टेट आंसर हो गया नन ऑफ द अबव। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फर्टिलाइजर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स फर्टिलाइजर के लिए सही नहीं है। एक और मैं बताना चाहूंगा कि क्वेश्चंस में हमेशा ये ध्यान रखना है कि ट्रू पूछ रहा है या नॉट ट्रू पूछ रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन आसान होता है, आपको पता होता है, आप जल्दी जल्दी में आसान मतलब ट्रू और नॉट ट्रू ना ध्यान देके मार देते हो। आपको लगता है अरे तो सही तो हो जाएगा, बट एग्जाम में भी जो घर में मिस्टेक्स होते हैं वही मिस्टेक्स एग्जाम में भी रिपीट हो जाते हैं हमसे। तो इसका भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चंस को हमेशा कोशिश करेंगे कि 2 बार पढ़ने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सब तो क्वेश्चन सीआरटी से हैं, थोड़े इजी लेवल के भी होते हैं। तो यहाँ पे भी अगर एक भी गलती ना हो तो एग्जाम में भी आपकी गलती नहीं होगी। तो चलो ऑप्शंस को देखते हैं। दे इंक्रीजेस द यील्ड, तो हाँ, फर्टिलाइजर से यील्ड इंक्रीज होता है। देयर एक्सेस यूज या एक्सेसिव यूज डिस्टर्ब्स द बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, मतलब अगर हम ज्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे तो जो सॉइल का बैलेंस है वो न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। सॉइल एसिडिक हो सकता है, सॉइल बेसिक हो सकता है। इसका भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था क्लास 7 वाले एनसीईआरटी में कि अगर सॉइल एसिडिक हो जाएगा तो हम क्या डालेंगे और बेसिक हो जाएगा तो क्या डालेंगे। एसिडिक में एक चीज मैंने बताया था क्वेश्चन के थ्रू, और बेसिक में मैंने 2 केमिकल्स का नाम बताया था जो ऑप्शंस में मेंशन था। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करोगे। नेक्स्ट है, दे आर जनरली यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। तो हाँ, जो फर्टिलाइजर्स है वो जनरली, वर्ड पे ध्यान देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है जनरली हम लोग स्मॉल क्वांटिटीज में यूज करते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू है। अगर नॉट ट्रू अगर से पूछेगा तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। द डिजीज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोन एंड स्प्रेड बाय एन इंसेक्ट, मतलब कौन सा ऐसा बीमारी है या डिजीज है जो एक प्रोटोजोआ से होता है,
ठीक है, लेकिन फैलता एक इंसेक्ट के द्वारा है, ठीक है। तो बीपीएससी में जो आप देखोगे पास्ट ईयर्स के पेपर्स में, तो डिजीजेस है ना, और उसके जो डिजीज कॉजिंग जर्म्स हैं या जो भी ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉज करते हैं उनका कहाँ से ओरिजिन होता है, ये सब चीज़ से क्वेश्चंस आए हैं, या अगर कोई वैक्सीन डेवलप्ड है उस डिजीज से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, हमेशा बीपीएससी में या जनरल एग्जाम से पूछे जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखो पहले, डेंगू, पोलियो या मलेरिया। तो हम देखते हैं जो प्रोटोजोअन कॉज डिजीज है उसका नाम आंसर क्या हो जाएगा? वो है मलेरिया। तो जो बरसात का सीजन है, जैसे अभी बरसात का सीजन स्टार्ट होगा, तो उस समय देखेंगे कि जो मलेरिया है वो काफी ज्यादा फैलता है। अब देखो क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए हैं, क्योंकि हमारा जो मकसद ये सिर्फ नहीं है कि देखना कि क्वेश्चंस क्या आए, हमारा मकसद ये भी है कि हम क्वेश्चन से कुछ सीखे, है ना। तो यहाँ पे हम सीखने के लिए ये क्वेश्चन डाले हैं। तो मैच द नेम ऑफ द साइंटिस्ट गिवन इन द कॉलम ए विद द डिस्कवरी मेड बाय देम इन कॉलम बी। तो यहाँ पे जो ये कॉलम ए है ये साइंटिस्ट का नाम है, और ये जो कॉलम बी है उन्होंने जो भी डिस्कवरी की, जो भी आविष्कारें की है उनका नाम है। तो आपको मैच करके बताना है। तो पहला जो साइंटिस्ट है वो क्या है? लुईस पैस्चर। तो लुईस पैस्चर ने क्या डिस्कवर किया था? पेनिसिलिन, एंथ्रेक्स बैक्टीरियम, फर्मेंटेशन या स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। तो लुईस पैस्चर का जो आविष्कार था वो था फर्मेंटेशन। उसी तरीका से अगर पूछेगा कि रॉबर्ट कूच का आविष्कार क्या है, तो देखो ये एंथ्रेक्स बैक्टीरियम है। एडवर्ड जेनर का क्या है? वो है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का है पेनिसिलिन। ये तो सबको पता ही होगा। अब इसी में आप देखोगे कि एक क्वेश्चन जो था पिछले साल, मतलब जो री एग्जाम हुआ था 67 का, उसका ये क्वेश्चन था कि हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट या डॉक्टर हु अटेम्प्टेड वैक्सीनेशन, एंड द आंसर वुड हैव बीन एडवर्ड जेनर। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से पिक किया गया था। मतलब डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली, बट फिर भी आपका क्वेश्चन तो डायरेक्टली अगर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व किए रहते तो आप ये उस क्वेश्चन को आंसर कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मैच द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गिवन इन कॉलम ए। तो कॉलम ए में आपके पास कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम दिया गया है, और कॉलम बी में आपको बताना है कि वो किस ग्रुप से रिलेटेड है। तो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप आपको बताना है। तो अगर आपको पता होगा कि जो लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस जो है वो बैक्टीरिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो एस्परगिलस है, एस्परगिलस किस ग्रुप में आता है? तो एस्परगिलस आता है हमारा फंगाई के ग्रुप में। उसी तरीका से अगर स्पाइरोगैरा का देखोगे तो स्पाइरोगैरा इज अ टाइप ऑफ एल्गाई एंड पैरामीशियम इज अ टाइप ऑफ प्रोटोजोआ, ठीक है। तो ये चारों को आप अच्छे से याद रखो, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस, जो भी वर्ड्स एनसीईआरटीज में मेंशन है उनको आपको पता ही होना ही चाहिए एट ऑल कॉस्ट। नेक्स्ट, which of the following represent the correct match for items in column A with respect to column B? तो यूपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन पैटर्न, इस टाइप के ऑप्शंस फ्रेम किए गए थे, तो उसी को यूज करके मैंने बीपीएससी में भी किया, ताकि क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिफिकल्ट किया जा सके, नॉट बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन बट बिकॉज ऑफ द ऑप्शंस, ताकि ऑप्शन से एलिमिनेशन पॉसिबल ना हो पाए। तो कॉलम बता रहा है कि नाइलॉन, नाइलॉन क्या है? क्या वो थर्मोप्लास्टिक है, क्या वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, या वो फाइबर है? तो जो नाइलॉन है वो क्या है? वो एक तरह का फाइबर है। उसी तरीका से जो पीवीसी है वो एक तरह का थर्मोप्लास्टिक है, और बेकेलाइट जो है वो एक तरह का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? तो उसको आसानी से हम लोग समझेंगे, तो जो भी प्लास्टिक जो कि रिशेप नहीं किया जा सके, मतलब एक बार आप हीट कर दिए तो वो अपना शेप रिटेन कर जाएगा, उसको हम लोग रीशेप नहीं कर सकते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बेकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन्स ऑल सिंथेटिक सब्सटेंस। मतलब जो भी यहाँ पे सब्सटेंस या जो भी ग्रुप है सब्सटेंस का, इसमें से कौन सा ग्रुप में सारे सब्सटेंस सिंथेटिक है, मतलब मैन मेड है, ठीक है। चलो ऑप्शन देखते हैं। क्या वो नाइलन, टेरिलिन, वूल है? तो आपको पता होगा कि वूल जो है वो नेचुरल है। एक्रेलिक, सिल्क, क्या वूल है? तो वूल अगेन नेचुरल है। कॉटन, पॉलीकॉट या रेयॉन? तो अगेन कॉटन इज नेचुरल। सो ऑल द थ्री ऑप्शंस आर रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे आपको कह रहा है कि मैच आइटम्स इन लिस्ट ए विद आइटम्स ऑफ लिस्ट बी।
तो आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि ये जो नायलॉन है ये क्या है, क्या ये एक नॉन स्टिक कोटिंग है, क्या ये इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने के लिए काम आता है, क्या इससे हम पैरासूट बना सकते हैं, क्या ये एक तरह का पॉलिएस्टर है या ये एक आर्टिफिशियल सिल्क है। तो अगर आपको पता होगा कि जो नायलॉन है वो एक तरह का पैराशूट बनाने का काम आता है, और वर्ल्ड वॉर 2 के समय काफी ज्यादा मतलब पैराशूट मतलब नायलॉन से ही पैराशूट बनाए जा सकते थे क्योंकि ये काफी ड्यूरेबल था। ठीक है, उसी तरीका से अगर आपसे पूछेगा तो पीईटी, पीईटी को क्या बोलते हैं, पॉलीइथिलीन टेराफ्थलेट, है ना, पॉलीइथिलीन ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अब देखो ये जो है ना इसको हम लोग पॉलिएस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलिएस्टर बोलते हैं। जब हम पेट से क्या बनाते हैं, फाइबर या फाइबर रिलेटेड एप्लीकेशंस का यूज करते हैं। इसको हम लोग पेट रेजिन बोलते हैं जब हम इससे पैकेजिंग मटेरियल्स बनाते हैं या कंटेनर्स बनाते हैं। जो बॉटल्स आते हैं ना तो उस समय वो पेट रेजिन की तरह जाना जाता है, लेकिन जब हम फाइबर रिलेटेड मेटल्स बनाते हैं तो उसको हम फाइबर रिलेटेड एप्लीकेशंस इसका करते हैं तब इसे हम पॉलीएस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेयॉन। तो रेयॉन क्या है, रेयॉन एक तरह का आर्टिफिशियल सिल्क है। उसी तरीका से अब दो ऑप्शन बता, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और टेफलॉन। तो हमारे जो स्विचेस होते हैं घर के वो एक तरह का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, और जो टेफलॉन है उससे हम लोग किचन में जो अप्लायंसेस रहते हैं मतलब जो कुकिंग वेयर्स होता है उसका जो नॉन स्टिक कोटिंग होता है, जो उसका नॉन स्टिक कोटिंग होता है कोई तवा का, वो किससे बना होता है, वो टेफलॉन के कोटिंग से उसके ऊपर कोटिंग चढ़ा हुआ रहता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि ये कुछ सब्सटेंस दिए हैं और उसके एप्लीकेशंस को आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला सब्सटेंस क्या है, ऑक्सीजन। तो क्या ऑक्सीजन क्रैकर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या उससे हम पानी को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, क्या लिविंग बींग्स ऑक्सीजन को इनहेल करती है, तो हाँ, तो इसका सीधे आंसर हो गया ए का 3। नेक्स्ट, क्या इलेक्ट्रिक वायर्स, तो ये तो नहीं है। अब देखो क्या बनाना है, हम लोग को कॉपर का सोचना है। तो कॉपर से हम लोग क्या करते हैं, कॉपर के देखो हम लोग जो तार यूज करते हैं घर में वो कॉपर के तार बनाते हैं क्योंकि वो अच्छा कंडक्टिविटी प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। तो इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। सल्फर को हम देखेंगे तो सल्फर से हम जो है क्रैकर्स का इस्तेमाल बनाने का इस्तेमाल करते हैं, और क्लोरीन से हम लोग पानी को डिसइंफेक्ट करते हैं, और आयरन से जो है हम लोग पटरियां बनाते हैं रेल्स के लिए, है ना। तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये सब सॉल्व करना जरूरी है क्योंकि ये सब जो मतलब एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे उनको है, क्योंकि देखो सिर्फ एक दो क्वेश्चन जो पूछेगी बीपीएससी है नहीं, हो सकता है इसमें से कोई एक फैक्ट बना के पूछ ले, तो ये सब भी क्वेश्चन हम लोग को अच्छे से कर लेना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, इनमें से किसका सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है, क्या वो केरोसिन है, क्या वो एलपीजी है, क्या वो बायोगैस है, या इनमें से कोई ज्यादा या कोई भी नहीं। तो हम देखते हैं जो सबसे ज्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू किसका है इन तीनों में, वो है एलपीजी का। अब देखो ये क्वेश्चन आसान है और इजी मतलब थोड़ा ट्रिकी है और गलती होने का चांसेस है, तो आराम से इसको सॉल्व करना, सोचना इसके बारे में। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड, तो जो कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट है उसके बारे में पूछ रहा है। क्या वो किलो जूल पर लीटर है, क्या वो किलो जूल पर ग्राम है, या क्या वो किलो जूल पर मिलीलीटर है, या मोर देन अबव या नन ऑफ द अबव। तो जो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल होता है उसको हम लोग बोलते हैं किलो जूल पर किलोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इसके साथ सही रहे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या है, किलो जूल पर किलोग्राम। इसको याद रखेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट में से है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस में ऑकर ड्यू टू डेजर्टिफिकेशन। तो डेजर्टिफिकेशन आप वर्ड सुन रहे होगे, जहां पे हम देखते हैं कि जो फर्टाइल लैंड्स हैं उसमें एक्सेसिव यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स के वजह से जो लैंड हो रहा है वो धीरे धीरे बैरन हो रहा है, और बैरन होने के बाद वो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं होगा, तो वो एक फेनोमेनन क्रिएट कर रहा है जिसे हम बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। तो ये फेनोमेनन देख रहे हैं जो पंजाब और हरियाणा के रीजन में बहुत ज्यादा फैलने का चांसेस है इन कमिंग डेज। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू अ डेजर्ट। तो हाँ,
इंक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल नहीं, इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्लड्स नहीं, मोर देन अबव नन ऑफ द नहीं। तो क्या सीधा आंसर हो गया कि जो डेजर्टिफिकेशन है वो क्या है, वो एक फेनोमेनन है जहां पे फर्टाइल लैंड को डेजर्ट में कन्वर्ट होने के चांसेस क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट, द प्लेस मेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन देयर नेचुरल हैबिटेट, मतलब उस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं जहां पे जो बायोडाइवर्सिटी है उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में किया जाता है। तो जूलॉजिकल गार्डन या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो नहीं, बॉटनिकल गार्डन नेशनल पार्क नहीं, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाँ। ये गलत पहले वाला रह गया, इसको इग्नोर करना। तो नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो हाँ, तो नेशनल पार्क ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो पढ़ते हैं वहां पे देखते हैं कि जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं, जो नेचुरल हैबिटेट है उनको उनके वास्तविक जहां पे वो रहते हैं उन्हीं जगह पे स्टोर किया मतलब रखा जाता है। अच्छा बताओ कि बिहार का जो एक टाइगर रिजर्व है, पहला टाइगर रिजर्व वो कहाँ है, और एक सेकेंड टाइगर रिजर्व भी प्रपोज किया गया है वो भी बनने वाला है। तो आपको बताना है कि पहला टाइगर रिजर्व क्या है वो तो आसान है, लेकिन सेकेंड टाइगर रिजर्व बताओ ये कहां पे बनने वाला है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इन द लिस्ट ऑफ एनिमल्स गिवन बिलो द हेन इज द ऑड वन आउट, मतलब ह्यूमन बींग्स, काउ, डॉग और हेन, इन चारों में से जो हेन है ये ऑड वन आउट है। ठीक है, ये पहले ही आपको क्वेश्चन के थ्रू बता दिया जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो ये हेन है ये क्या है, क्यों ऑड वन आउट है, क्या ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है इसलिए ऑड वन आउट, तो नहीं तो बाकी भी तो करते हैं। क्या ये ओवीपेरस है या विवीपेरस है। अब देखो जो भी यंग वन को बर्थ करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं विवीपेरस, और जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं क्या होता है, जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ओवीपेरस। तो इन चारों में से जो हेन है वो एक तरह का एग लेइंग एनिमल्स है, इसलिए वो ऑड वन आउट है इन चारों में से। इस साल भी बीपीएससी में क्वेश्चन आया था ऑड वन आउट से रिलेटेड, इसलिए इस टाइप के भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट में हम बहुत ही नेक्स्ट वीडियोस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को के क्वेश्चंस का हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को करेंगे जो कि सेल है, और क्लास 8 के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताना और वीडियो कैसा लगे ये भी जरूर शेयर करना। थैंक यू गाइज।